चलो चलो, तो आप लोगों को मैंने एक टास्क दिया था कि आप एक ग्राफ के बारे में बात करना, और वो था आपका वेलोसिटी एंड पोजीशन के बीच का ग्राफ। और ये छठवां ग्राफ था आपका Vx ग्राफ, वेलोसिटी और पोजीशन के बीच के लिए। आप थोड़ा सा ध्यान से देखो कि ये आपका पोजीशन वाली एक्सिस है और ये वेलोसिटी वाली एक्सिस है। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, A इक्वल टू एक काम और होता है V dV dx, एक फॉर्मूला तो ये होता है ना। यस। तो बस वेलोसिटी और पोजीशन के बीच अगर ऐसा ग्राफ मान लो है, कोई भी ग्राफ है, तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पर किसी भी पोजीशन x1 पर अगर इसकी वेलोसिटी आपको v1 पता है, तो आपने यहां से ये चीज तुम निकाल लिया। मान लो कि अगर आप इस पॉइंट पर एक स्लोप ड्रॉ करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो उस टेंजेंट का स्लोप ऐसे ये होगा। मान लो अगर ये थीटा, तो बेटा dv dx तो आपने इसके उससे निकाल दिया tan थीटा। dv dx कुछ और थोड़े ही है वे। अगर आपको ये चीज पता है, डिफरेंशिएट करना है, तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो। ये आपका हो गया v1 इंटू tan थीटा, क्योंकि x1 पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी v1 है, तो इस वाले टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, tan थीटा के बराबर। यस सर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको ये v1 गिवन है, dv dx तो निकाला जा सकता है। वेलोसिटी पोजीशन के बीच में अगर ग्राफ दिया है, तो हम तो ये काम कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और उस x में हम x1 वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास tan थीटा आ जाएगा। वो वही tan थीटा मिल जाएगा। dv dx ही हमारा क्या है, tan थीटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बस अगर हमें v1 पता होता, तो हम इससे क्या निकाल देते, एक्सेलरेशन निकाल लेते। तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि इफ एट x इक्वल टू x1 v इक्वल टू v1 इज नोन। अगर हमें x इक्वल टू x1 पर v इक्वल टू v1 पता है, देन वी कैन फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू x1। जब आपके पास x की वैल्यू x1 है, तो उस केस में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि a इक्वल टू v dv dx भी होता है। तो बस हमें अगर वेलोसिटी पता है और ग्राफ के स्लोप से, अगर टेंजेंट के स्लोप से हम उसका dv dx निकाल दिए, तो v dv dx कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। क्लियर हुई बात बेटा? ये सर इसको ऐसे नहीं राइट कर सकते, a अपॉन v इक्वल टू dv बाई dx a अपॉन v इज इक्वल टू dv बाई dx। हाँ बोल सकते हैं, तो लेकिन v पता होना चाहिए ना। या अगर a बाई वी का रेशियो आपसे पूछ रहा है, तो भी dv dx हो जाएगा। नहीं, जैसे इसका हम स्लोप जो निकाल रहे ग्राफ का, तो हाँ होगा dv1 अपॉन dx1, ऐसे उसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे अगर स्लोप तो। बेटा नहीं, ऐसे स्लोप नहीं निकालते। जैसे मान लो ये फंक्शन है v इक्वल टू एफ एक्स का कोई फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, dv dx मिलेगा। और जो ये रिजल्ट आएगा उसमें आप क्या पुट कर दो, x की जगह पर क्या पुट कर दो, x1 पुट कर दो। तो उस केस में आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, एट x इक्वल टू x1 dv dx मिल जाएगा। तो आपको इस पॉइंट पर टेंजेंट का जो स्लोप है
वो आपको पता चल जाएगा। बस इसमें अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी आपने अगर पता कर ली, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है ये पता कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आई है? यस। ठीक है। अब देखो, कुछ हम लोग अब स्पेशल ग्राफ के बारे में बात करने जा रहे हैं, और कुछ स्पेशल ग्राफ्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर आपके पास ये एक ग्राफ है x और ये है t, यहीं से ये बात हम लोगों ने ये चीज डिफरेंशिएशन में किया भी हुआ है, और इस तरह के बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं। ये भी x है और ये t है। अगर आपका पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह का है, ध्यान से देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ आपका इस तरह से है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसे या फिर ऐसे, तो आप बताओ पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट, वेलोसिटी देता है। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पर देखें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। सेम वैसे ही यहां पर भी बात करें, ए है, ये बी है, और ये सी है। तो अगर हम ए पर बात करें तो ए पर टेंजेंट तो ये होगा, बी पर टेंजेंट ये होगा, और सी पर टेंजेंट ये होगा। आप देखो टेंजेंट के साथ इसका एंगल बढ़ता जा रहा है। अगर ये थीटा ए है, ये थीटा बी है, और ये थीटा सी है, तो थीटा ए लेस देन क्या है? थीटा बी लेस देन क्या है? थीटा सी। तो आप बता दो, टेन थीटा ए लेस देन टेन थीटा बी लेस देन टेन थीटा सी, और ये हो जाएगा वी ए लेस देन वी बी लेस देन वी सी। और सेम यहां पर देखो, अगर यहां पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और यहां पर, तो आप देखो ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, अगर हम इसको थीटा ए बोले, इसका एंगल थीटा बी, और यहां पर थीटा सी बोले, तो थीटा ए ग्रेटर देन थीटा बी ग्रेटर देन थीटा सी, तो यहां पर टेन थीटा ए ग्रेटर देन टेन थीटा बी ग्रेटर देन टेन थीटा सी, तो यहां पर वी ए ग्रेटर देन वी बी ग्रेटर देन वी सी। आप बताओ यहां पर क्या हो रहा है? इस वाले में और इस वाले में देख के बताओ क्या चीज हो रहा है। थोड़ा गेस करो, जल्दी से बताओ क्या हो रहा है दोनों में। टाइम के बढ़ने पर एक ग्राफ में क्या हो रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है? यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं बेटा, तो वो तो ठीक है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन भी है। वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब यहां पर पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, और यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो यहां पर रिटार्डेशन हो रहा है। समझ में आई बात? ये पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, फिर वेलोसिटी कम हो रही है, फिर कम हो रही है, मतलब क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। और वेलोसिटी पहले कम थी, फिर बढ़ रही है, फिर और बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है वहां पर? एक्सेलरेशन। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। ये मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन में ये बात बताया था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में ये बात मैंने किया था
ठीक है। Yes. हाँ, चलिए अब हम लोग कुछ इम्पॉसिबल ग्राफ के बारे में बात करेंगे। सम इम्पॉसिबल ग्राफ्स। सम इम्पॉसिबल ग्राफ में पहला ग्राफ, बताओ अगर आपके पास ऐसा हो, यहां पर कुछ भी हो, यहां पर कोई भी चीज हो, यहां पर मैं कुछ भी बोल देता हूं, कोई भी चीज हो, यहां कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये टाइम है तो क्या ग्राफ टाइम में वापस आ सकता है? ऐसे ग्राफ चले और ये कुछ भी हो, पोजीशन हो, टाइम, आपका वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, या कुछ भी और भी हो, क्या टाइम में आप आगे जाके पीछे आ सकते हो क्या? No. वी कैन नॉट गो बैकवर्ड इन टाइम। तो ऐसा ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं होगा। यहां पर आपका क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है। दूसरा ग्राफ आपके पास ऐसे है, मान लो हम लोग को जनरली पोजीशन और वेलोसिटी का ही तो स्लोप देखना होता है। ठीक है, तो अगर पोजीशन कर दें या फिर यहां वेलोसिटी कर दें और ये टाइम कर दें, और ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट हो जाए यहां पर ऐसे, और आप यहां पर देखो इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाओ तो ये टेंजेंट आपको क्या मिल रहा है? एंगल कितना मिल रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, तो इस पॉइंट मान लो ए पर आपका टेंजेंट क्या है, एंगल क्या हो रहा है? 90 डिग्री। तो स्लोप आपका क्या आ रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, Not defined. स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये हो जाएगा 10 90, और ये अनडिफाइंड होता है। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर वेलोसिटी डीवी डीएक्स डीटी होगा और डीवी डीटी होगा। डीएक्स डीटी वेलोसिटी देगा और डीवी डीटी एक्सेलरेशन देगा। ये दोनों चीजें आपकी इनफाइनाइट नहीं हो सकती हैं, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्लियर हुई बात बेटा? ये बोलिए। Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग तीसरे की बात करते हैं। टी, और यहां पर मान लो एक्स हो जाए या फिर वेलोसिटी। ठीक है, और ग्राफ आपका ऐसे है, और फिर ये ग्राफ ऐसा हो जाए, तो क्या किसी एक ही टाइम t1 पर पार्टिकल की पोजीशन या वेलोसिटी क्या अलग अलग हो सकती है क्या? No, sir. नहीं हो सकती है ना। यहां पर देखो एक ही टाइम पर पार्टिकल की दो पोजीशन दिख रही हैं, t1 टाइम पर यहां भी है और यहां भी है, या t1 टाइम पे वेलोसिटी ये भी है ये भी है। तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, और इसे हम क्या बोलते हैं? स्टेप डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? स्टेप Discontinuity. डिसकंटिन्यूटी, और ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, और आपका चौथा, चौथा जो है वो इस तरह से हो गया है।
टाइम x और v, और ये ग्राफ आपका ऐसे चले और फिर ऐसे हो जाए। ये आपका टाइम t1 और ये टाइम t2। ठीक है। अगर मान लो आपका ऑब्जर्वर जो है, जो इस मोशन को देख रहा है, और ऑब्जर्वर आपके ऑब्जेक्ट के साथ, जिसका एक ग्राफ बना है, उस ऑब्जेक्ट के साथ साथ मौजूद है, और T1 से T2 तक ग्राफ आपका डिफाइन नहीं हो पा रहा है, तब तो ये नॉट पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि T1 से लेके T2 टाइम के बीच में वो चीजें कहां गई, कैसे हुई, इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। इसका मतलब एकाएक T1 से T2 के बीच में ग्राफ चेंज हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपका अगर उस T1 से लेके T2 टाइम के बीच में ऑब्जर्वर प्रेजेंट नहीं है, और ये ग्राफ हमारा किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बनाया गया है, जैसे एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन के पोजीशन या वेलोसिटी का आप ग्राफ बना रहे हो, और ऑब्जर्वर ट्रेन को देख रहा था हेलीकॉप्टर से, और एकाएक ट्रेन एक सुरंग के अंदर, एक टनल के अंदर चली गई, और उस केस में कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक हम ट्रेन को ऑब्जर्व नहीं कर पाए। 20 मिनट के बाद ट्रेन फिर से उस टनल से बाहर निकली, तो उसके बाद फिर हमने उसके की चीजों को डिफाइन करना शुरू किया। T1 से T2 के बीच में हम उसको डिफाइन नहीं कर पाए, तो ये तो पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर ऑब्जर्वर प्रेजेंट नहीं हो पाया। लेकिन अगर ऑब्जर्वर प्रेजेंट है और एकाएक पार्टिकल एक जगह पे यहां पे है, और ऑब्जर्वर देख रहा है, उसके बाद ये एकाएक गायब होके वहां प्रेजेंट हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं। जैसे हमको पिक्चरों में दिखाते हैं ना, ये सीरियल्स में, कि जैसे मान लो कभी कोई यहाँ पे प्रकट हो गया, कुछ देर के बाद यहाँ प्रकट हो गया, तो वो चीजें आप हम देख रहे हैं सब कुछ, कभी यहाँ आ गए, कभी यहाँ आ गए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात ये? तो ये वाली चीज पॉसिबल हो भी सकती है और नहीं भी पॉसिबल हो सकती है, और इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं सेगमेंट डिसकंटिन्यूटी। और ये मे नॉट पॉसिबल, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे नॉट पॉसिबल। ठीक है, समझ में आई बात बेटा ये? यस। ठीक है, और एक ग्राफ हम यहीं पर बना दे रहे हैं ऐसे, ये t है और ये x है, या फिर इसे v बोल दो, और ग्राफ ऐसा बन जाए, या फिर ऐसा बन जाए, और देखो एक ही टाइम पर पार्टिकल की दो वेलोसिटीज या दो पोजीशंस डिफाइन हो रही हैं। एक ही टाइम पर पार्टिकल की दो वेलोसिटी या दो पोजीशंस डिफाइन हो रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ये वाली चीज तो पुराने वाले चीज से ही रिलेटेड है, ये वाला टाइम के निगेटिव में नहीं जा सकते, तो इसको हम ये भी बता सकते हैं कि एक टाइम पर देखो दो आपकी पोजीशन या वेलोसिटी डिफाइन हो रही है। यहां पर इस एक्सप्लेनेशन को भी दे सकते हैं और यहां पर भी दे सकते हैं। टाइम में हम भी यहां पर भी निगेटिव ही तो आ रहे हैं, यही वाली चीज तो हो रही है। ठीक है, आप ऐसे जा रहे हो इस तरह से, और ये चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहां पर तो पॉसिबल ये है, लेकिन इसके इधर टाइम में निगेटिव आना पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला ग्राफ भी आपका क्या होगा? नॉट पॉसिबल। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस सर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट केसेस ऑफ मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, और इसमें हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे सारी चीजों का। 9th आपका है डिफरेंट केसेस ऑफ मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन।
डिफरेंट केसेज ऑफ मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पर आपका डिफरेंट केस, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे केस नंबर 1 की। और केस नंबर 1 है पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। मान लो इसकी वेलोसिटी जो है v या ये u है, और ये लेट हमने कर लिया 1 मीटर पर सेकेंड, ये मैंने माना है। आप 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड भी आप मान सकते हो। हमने मान लिया है कि ये 1 मीटर पर सेकेंड है। ये इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आई बात बेटा ये? ठीक है, तो अब ये बताओ कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसमें सबसे पहली चीज हम ऐसे करें, जैसे मान लो कि ऐसे हम ट्रैक बना दे रहे हैं और पार्टिकल यहां पे है और इसका u 1 मीटर पर सेकेंड पे है और t इक्वल टू 0 सेकेंड पे इसका x क्या है, 0 मीटर पे, और t इक्वल टू 1 सेकेंड पर भी इसकी वेलोसिटी u क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड, और ये है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर x हो गया 1 मीटर। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसकी x की वैल्यू क्या हो गई, 1 मीटर, मतलब इसकी पोजीशन क्या हो गया, 1 मीटर दूर हो गया। अच्छा, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 1 मीटर और दूर हो जाएगा, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे 1 मीटर और दूर हो जाएगा। तो ऐसे ये चलेगा। ठीक है, समझ में आई बात बेटा ये? यस। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे t और x के बीच में एक ग्राफ बनाएं, ये एक टेबल बनाएं, तो इस टेबल की वैल्यूज को बताना कि ये टेबल कैसे फिल किया जाएगा। जैसे याद करो, ग्राफ बनाने के लिए हम लोग ये काम करते थे ना क्लास 9th 10th में, ये ऐसे बनाते थे पहले, वही वाली चीज मैं कर रहा हूं यहाँ पे। अब बताना 0 पे x की वैल्यू क्या है, 0, 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, 2 पे क्या होगा, ये पोजीशन 2 होगा, 3 पे क्या होगा, 3 मीटर पे होगा, 4 पे क्या होगा, 4 मीटर पे होगा। ऐसे ही ये आगे चलता चला जाएगा, कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, अगर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होती और स्टार्ट हो रहा होता, अगर इनिशियल स्पीड मतलब इनिशियल पोजीशन 0 से अगर स्टार्ट हो रहा है, तो t इक्वल टू 0 पे तो 0 मीटर पे होगा, लेकिन 1 सेकेंड के बाद वो क्या होगा, 2 मीटर पे होगा, 2 सेकेंड पे वो कहां होगा, 4 मीटर पे होगा, 3 सेकेंड पे कहां होगा, 6 मीटर होगा। हर 1 सेकेंड में 2 मीटर चलेगा वो। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, पोजीशन और टाइम का ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये पोजीशन मीटर में और टाइम आपका अगर सेकंड में, तो देखो इन सारी चीजों को प्लॉट कर दो। ये 0,0, इसके बाद ये 1 और ये भी 1, ये 1,1, ये 2, ये भी 2, ये यहां होगा ऐसे। ठीक, और इन सभी चीजों को अगर हम प्लॉट कर दें तो वो प्लॉटिंग इस तरह से होगी, ऐसे होते हुए ये आगे चला जाएगा। और आप देखो, ये आपका 1 सेकेंड है, यहाँ पे आपका 1 सेकेंड है, तो ये क्या हो रहा है, 1 मीटर। ये है आपका 2 सेकेंड, तो ये क्या हो रहा है, 2 मीटर, ऐसे।
तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, 3 सेकंड पे 3 मीटर, 4 सेकंड पे 4 मीटर, 5 सेकंड पे 5 मीटर पे होगा। ठीक है, तो ये वाला आपका एंगल कितना दिख रहा है, 45 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये आपका y एक्सिस में 1 है और x एक्सिस में भी क्या है, 1 सेकेंड है ये। तो अगर हम इसके इक्वेशन की बात करें, x और t में जो इसकी इक्वेशन होगी, तो x इक्वल टू होता है mt, ओरिजिन से जाने वाले लाइन की इक्वेशन, y इक्वल टू mx, m क्या है, स्लोप है। तो बेटा m आपका क्या है यहाँ पे, tan थीटा, और यही m है, और tan 45, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो यहां पर आपको इक्वेशन क्या मिल गया है, x इक्वल टू t। अब बेटा अगर यही वेलोसिटी 2 होती ना, 2 होती अगर, तो उस केस में क्या मिलता है, x इक्वल टू 2t। और अगर यही मान लो जनरल वैल्यू u होती तो x इक्वल टू ut मिलता। तो पोजीशन टाइम ग्राफ भी बन गया और पोजीशन टाइम की इक्वेशन भी मिल गई। अब अगर हमें वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी तो अपनी कांस्टेंट है सर, ही। हाँ बेटा, इक्वेशन सर कहाँ से बना है? बेटा आप बताओ, ओरिजिन से जाने वाले लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx। mx, और m हमारा क्या होता है, स्लोप होता है ना लाइन का, और यस। स्लोप यही तो लाइन है हमारी, यही तो लाइन है, और इसका स्लोप क्या है, 45 डिग्री पर। क्यों? क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो tan 45 की वैल्यू 1/1 इक्वल टू 1, और tan 45 की वैल्यू 1 होती भी है वैसे, अगर परपेंडिकुलर बाय बेस ना देखो तब भी आप उसे 1 बोल अच्छा, सकते हो। ये x एक्सिस के अलॉन्ग है टाइम, तो इसलिए उसको x की जगह t, राइट? हाँ हाँ हाँ, वही 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 चीज। हम लोग तो जनरली मैथ में y और x पढ़ते हैं ना, लेकिन अब ये हाँ। y एक्सिस पर पोजीशन है और x एक्सिस पर टाइम है। क्लियर हुई बात? यस। ठीक है, x इक्वल टू टी। तो भाई आप बताओ v इक्वल टू क्या होता है, dx dt, यही तो होता है। वेलोसिटी क्या होता है, बोलो सक्षम, वेलोसिटी, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो भाई पोजीशन आपका x ही तो है, तो dx dt को तो वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, अब x की जगह t राइट करना। अब x की जगह t लिख देंगे, x की जगह पे t, और नीचे भी t। तो t के रेस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। तो ये तो 1 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट आ गया। और देखो हम लोगों ने शुरुआत में माना भी था, अगर यही 2t होता तो यहाँ पे dx dt करते तो आपका 2 आ जाता। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस सर। ये आपका टाइम एक्सिस है और ये आपका वेलोसिटी है। तो अब देखो y की जगह पर v है और x की जगह पे t है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो एक कांस्टेंट लाइन ऐसे बनेगी, और ये यहां पे क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये 1 सेकेंड, और ये 2 सेकेंड, और ये 3 सेकेंड, ऐसे होगा। यस। ठीक, अब देखो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी के बाद हम लोगों को एक इक्वेशन और करना था, और वो क्या था, एक्सेलरेशन। तो a इक्वल टू क्या होता है अपना, dv dt होता है, और v की वैल्यू है क्या, 1 ही तो है। तो 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है, तो आपका एक्सेलरेशन है क्या, 0 है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, 0 होगा। अब मैं यहां पर फिर से एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बना देता हूं, ये a है और ये t है। तो अब आप बताइए एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा,
हमें यहां पर एक जीरो वाली लाइन ऐसे बनानी पड़ेगी। ये अपनी लाइन एक्सेलरेशन वाली है, जो मैंने थोड़ा डार्क लाइन बनाया है रेड कलर से। यही हमारा क्या है, एक्सेलरेशन, क्योंकि यही वैल्यू आपकी क्या आ रही है, जीरो। तो आपका देखो यहाँ पर जीरो है, तो ए की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो अगर आपका ग्राफ पोजीशन टाइम ऐसा है तो वेलोसिटी टाइम ऐसा बनेगा और एक्सेलरेशन टाइम ऐसा बनेगा। ये मतलब इस कंसेप्ट में सीखने का मतलब, मेन चीज आपका ऑब्जेक्टिव यहां पर ये था। अब याद करो, हमने आपको क्या बताया था, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हमको चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो आप बताइए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो मैं यहां पर बात करूं, अगर एरिया अंडर 80 ग्राफ, तो क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। और ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, 0 मीटर/सेकंड। क्यों, क्योंकि आपका जो ये लाइन है, एक लाइन का एरिया क्या होगा भाई, आप बताओ, जीरो जीरो ही होगा। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बॉडी का वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। किसी भी टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी पहले थी वही उसके किसी आगे के टाइम पर भी होगी। टाइम में चेंज करने पर उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आता है, और ये बात हमें ग्राफ से भी पता चल रही है। क्लियर। अच्छा ये बताइए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन। तो अगर मैं मान लो कि यहां पर बात करूं कि 1 सेकेंड के बीच में, इसके बीच में अगर हम देखें कि कितना एरिया आया, तो अगर हम ये एरिया निकालें, ये वाला एरिया, तो ये एरिया आपको क्या मिल रहा है, 1। ये वाला एरिया की मैं बात करूं तो आप बताओ, ये एरिया आपको क्या मिल रहा है, 1 मीटर/सेकेंड इंटू 1 सेकेंड, 1 मीटर/सेकेंड इंटू 1 सेकेंड। तो आप बताओ क्या आया, 1 मीटर आया। क्या आया, 1 मीटर। इसका मतलब 1 सेकेंड के चेंज में, मतलब 0 से 1 सेकेंड तक पार्टिकल अगर मूव किया तो पोजीशन में चेंज कितना आया, 1 मीटर। अच्छा, अगर 1 सेकेंड से 3 सेकेंड तक पार्टिकल जा रहा ऐसे, तो इसमें पूछा जाए कि कितना पोजीशन में चेंज आया, तो बेटा ये होगा पोजीशन में चेंज। सर वही 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो। यहां पर क्या हो जाएगा, 3 और इंटू 1 तो 3 और -1, तो आपका पोजीशन का चेंज कितना आएगा, ये वाला आप देखोगे तो कितना आ जाएगा एरिया, चेंज इन पोजीशन। आप बताओ कितना आ जाएगा, ये 2 होगा ना, यहां से यहां तक कितना आएगा 2 और ये 1, तो 1 मीटर/सेकेंड इंटू 2 सेकेंड, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मीटर का। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देता है, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, और पोजीशन टाइम ग्राफ का हमें स्लोप क्या देता है, टेंजेंट का स्लोप, वेलोसिटी। तो देखो इसके टेंजेंट का स्लोप m है और m = 1 है, तो यही 1 मीटर/सेकेंड हमें क्या मिल रहा है, वेलोसिटी मिल रही है। ठीक है, समझ में आई बात ये। तो जनरल इक्वेशन, अगर आपके वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जनरल इक्वेशन x = क्या होगा, vt होगा, और v की वैल्यू 1 है, तो इस केस में हमें क्या मिल जा रहा है, v = 1, तो वहां पर x = t मिल जा रहा है। अच्छा, वही m को रिप्लेस कर दें v के साथ, क्योंकि v स्लोप है ना। हाँ, v स्लोप है आपका, वही v स्लोप है। अब कई बार ऐसा सवाल दे दिया जाता है कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी है 1 मीटर/सेकेंड, एक पार्टिकल की वेलोसिटी है कांस्टेंट 1 मीटर/सेकेंड,
ठीक है, और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कांस्टेंट वेलोसिटी है और उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये होगी x इक्वल टू टी। ठीक है, अभी आपने देखा कि वेलोसिटी अगर 1 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है तो x इक्वल टू हो गया t। क्लियर हुई बात बेटा? ये बोलो। यस सर। इसमें कहीं पर कोई डाउट? मैं केवल ये कह रहा हूं कि अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स पोजीशन टाइम इक्वेशन इज x इक्वल टू टी। क्लियर? क्वेश्चन समझना, इट्स पोजीशन टाइम इक्वेशन इज x इक्वल टू टी। अब क्वेश्चन क्या है, इज दिस इक्वेशन अ डायमेंशनली करेक्ट और नॉट? डायमेंशनली तो नहीं ना करेक्ट हुई। ये इक्वेशन क्या डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, ये बताओ। सर डायमेंशनली तो रॉन्ग जाएगी क्यों? सर, क्योंकि एक्स वो लेंथ है। बात समझो, बात समझो, अभी मैंने बोला है वो बात, और शुरुआत में ही बताया था, अगर कोई एक इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होना ही पड़ेगा। बेटा Yes, मैंने बोला है कि वेलोसिटी इसकी कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड, तो एक्चुअल में ये x इक्वल टू जो t हमने लिखा है ये 1 इंटू टी है। मैंने x इक्वल टू वी टी हमारी जनरल इक्वेशन है और v की जगह पे क्या है, 1 मीटर अच्छा पर तब तो सेकेंड है। करेक्ट हो जाएगी सर। तो ये वेलोसिटी आपकी वहां पर 1 है जो दिख नहीं रही है, और Yes. इक्वेशन तो यही लिखा जाएगा। तो अगर कोई एक इक्वेशन ऐसा है, अब अगर आपको मालूम होना चाहिए कि पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो उसका पोजीशन टाइम इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 1t या x इक्वल टू t, अगर उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है तो इज दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट? तो डायमेंशनली करेक्ट है। ध्यान रखना, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। और क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, तो डायमेंशनली करेक्ट तो होना ही पड़ेगा। और अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो हो सकता है कि वो एक्चुअल में या फिजिकल में करेक्ट हो या ना हो, उसमें संदेह है। लेकिन अगर एक इक्वेशन एक्चुअल में करेक्ट है तो वो इक्वेशन तो डायमेंशनली करेक्ट होना ही पड़ेगा। और ये सब कुछ चीजें देखो, यहां पर 1 छुपा हुआ है, x इक्वल टू 1t है और 1 आपका साइलेंट है, नहीं दिख रहा है। इसलिए जनरली ये बच्चा इसका आंसर देगा कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। वो दोनों तरफ की डायमेंशन मिलाएगा, x की डायमेंशन l होगा और t की डायमेंशन t, और x l इज नॉट इक्वल टू t, तो ये कहेगा कि डायमेंशनली रॉन्ग है, जबकि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। क्लियर हुई बात बेटा? कोई दिक्कत इसमें? बोलिए ऋषभ, ऋषभ हाँ हाँ। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। केस नंबर 2। केस नंबर 2, अब केस नंबर 2 है अ पार्टिकल मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट। अ पार्टिकल मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन starting from state of rest।
मतलब पार्टिकल ऐसे चल रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो होगी, क्यों? स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट है, तो इसके पास मान लो एक्सीलरेशन ए जो है ये मैंने बोल दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू जो है ये है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यस सर। तो अगर पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है और इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप बताओ कि इसकी वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? इनिशियल में तो 0 हो गया, ठीक, समझ में आई बात? ये अगर इनिशियल में 0 है तो हम लोग कौन सी इक्वेशन को यूज करके इस पर काम करें? बोलो। अगर हम बात करें v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसके बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। और दूसरी एक इक्वेशन हम लोगों ने और पढ़ी थी पहले, चलो हम इसकी बात करेंगे, चेंज इन पोजीशन वाला, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा था। यस सर। और यहां पर u तो आपका 0 है और a की वैल्यू 1 है, तो ये 1/2 टी स्क्वायर होगा। x इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर, और v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो v इक्वल टू तो केवल ए टी होगा, और ए टी मतलब a इक्वल टू 1 है, तो ये केवल और केवल 1 टी स्क्वायर या सिंपली टी स्क्वायर होगा। तो बेटा अगर हम मैं यहां पे फिर से वही सवाल पूछूं, v इक्वल टू टी स्क्वायर, अगर पूछा जाए कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, तो आप क्या बताओगे? सर करेक्ट रहेगी। डायमेंशनली करेक्ट होगी। सर एक ये इसमें टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर लिख दिया मैंने, टी होगा वो वहां पे मैंने, यहाँ पे x इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर आया। हाँ ये टी होगा, टी हो, v हाँ, इक्वल टू वही टी पूछा होगा, था हाँ तब वही भी। वही, हाँ वही होगा। ठीक है, तो v इक्वल टू अगर t इक्वेशन लिखा है तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? डायमेंशनली करेक्ट है। Yes. और x इक्वल टू 1/2 टी स्क्वायर अगर है तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? तो ये Correct. भी डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गई बात ये? अब Yes. बताना, अगर हम इसके पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? ये x है और ये t, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? बोलो। सर वही सेम रहेगा ना। कैसे सेम रहेगा? ध्यान से देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0 है, t, और यहां पर मैंने x बना दिया है ऐसे। अब बताओ, t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0, t इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू 1/2, t इक्वल टू 2 पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 का स्क्वायर 4, और 4/2 कितना आ जाएगा? 2, और t इक्वल टू 3 पे 9/2 4.5। ये कौन सा कर्व चल रहा है? याद करो, पुरानी चीज मैंने बताई है पैराबोला के बारे में। ये क्या चल रहा है ये बेटा? ये कौन सी इक्वेशन है? आप बताओ ना, x इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर है, तो क्या ये एक पैराबोला है? पैराबोला का तो दूसरा इक्वेशन होता है। कैसे दूसरा इक्वेशन होता है? याद करो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ये बी Yes, एक्स sir. और सी एक्स, सी खत्म है, केवल ax स्क्वायर ही तो है। अच्छा मुझे ये लगा टाइम एक्सिस पर, टाइम एक्सिस पर हमारा ये एक्स एक्सिस पे टाइम है ना, और Yes. ये एक्स को अब वो वाला एक्स मैथ वाला ना समझा करना, ये एक्स पोजीशन है, ये हम मैथ के वाई की जगह पर यूज कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, और ये टी को हम एक्स की जगह पे यूज कर रहे हैं, तो हाफ आपका क्या है? ए की जगह पर हाफ है और एक्स की जगह पे टी है, तो हाफ टी स्क्वायर है ये। तो बेटा ये पैराबोला ही तो बनेगा, ऐसा। बोलो।
यस ये पैराबोला ही तो होगा। और ये ग्राफ आपको किसका दिख रहा है? पैराबोला का ही तो दिख रहा है ये। और आप बताओ, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी 0 है, तो शुरुआत में आप इस पर टेंजेंट लोगे तो 0, धीरे धीरे आपका टेंजेंट बढ़ता जा रहा है, टेंजेंट का स्लोप बढ़ता जा रहा है। अभी मैंने इस तरह का ग्राफ की बात चर्चा की थी पीछे, ये वाला ग्राफ किया था। अभी इस पे देखो ये वाला, तो xt ग्राफ का स्लोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है। ठीक, तो आप देखो कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोलिक है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा हो रहा है? एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है v = t, और यहां पर अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो v क्या होता है आप बताओ? इसको डिफरेंशिएट करने पर dx dt और 1/2 और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2t। तो ये कितना आ गया? t ही तो आ गया, और ये चीज तो यहां से भी मिल रही है हमें। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको कैसा मिलेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें कैसा मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोलिक है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक m स्लोप की स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, और इसका जो स्लोप है इसमें कुछ और नहीं है, ये क्या है? ये at है, ये a ही तो इसका है। ये 1 कहां से आया है? ये a से ही तो आया है बेटा। तो इसका मतलब अगर हम इसमें देखें तो इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा? और देख लो आप, x v = t है, तो अगर t की वैल्यू 1 है तो वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या है? 1, t की वैल्यू 2 है तो वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या है? 2 है। ऐसे देख लो, ये क्लियर हुई बात बेटा ये। तो इसका अगर हम स्लोप निकाल दें फिर से, ए देखें dv dt, तो dv dt क्या मिलेगा आपको? 1 ही तो मिलेगा। तो एक्सेलरेशन आ गया आपका। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपका कांस्टेंट होगा, और इसका कांस्टेंट स्लोप आपको मिल रहा है 1 मीटर/सेकंड²। ठीक है, और आप बता दो इसका जो एरिया होता है वो एरिया हमें क्या देता है? चेंज इन पोजीशन। यस एरिया हमें क्या देगा? चेंज इन पोजीशन। तो मैं पहले थोड़ा एरिया निकाल के आपको दिखा देता हूं, वो चेंज इन पोजीशन मैच करा देता हूं। आप देखो कि t = 0 सेकेंड पर आपकी वेलोसिटी 0 है, t = 1 सेकेंड पर वेलोसिटी इसकी कितनी है? 1 मीटर/सेकंड। 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर/सेकंड। तो भाई ये वाला एरिया आप बताओ, ये वाला एरिया क्या होगा? ये ट्रायंगल ही तो है, तो इसका एरिया यहाँ पे बताओ क्या होगा? 1/2 इंटू बेस कितना है? 1 इंटू हाइट कितना है? 1, तो कितना आ गया? 1/2। तो 0 सेकेंड से 1 सेकेंड तक जब पार्टिकल चला तो उसके पोजीशन में चेंज कितना आया? 1/2। और देखो दिख रहा है 0 पर इसकी पोजीशन 0 है, और 1 पे पोजीशन इसकी कितनी है? 1/2। सर वो रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे? कौन सा? जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। बेटा रेक्टेंगल का क्यों? ट्रायंगल जब है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्यों लगाओगे आप? जैसे पिछले वाले में जो स्लोप ड्रॉ किए तो उसमें तो हम वो वेलोसिटी और टाइम का तो वो बेटा तो उस केस में हमारे पास ये वाला ग्राफ था ना, ये ग्राफ था ना ये। अच्छा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका कैसा था? एक स्ट्रेट लाइन था जिसका स्लोप ही नहीं था। तो हमें एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए रेक्टेंगल दिखा, तो रेक्टेंगल बना लिया हमने, उसका एरिया निकाल दिया। और यहां पर हम लोग को ट्रायंगल दिख रहा है 0 से लेके 1 के बीच में, तो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे ना। यस ठीक है। यस और दूसरी चीज आप बताओ, जब 1 से 2 में गए तो आपका चेंज इन पोजीशन 1/2 से 2 गए तो कितना चेंज इन पोजीशन हुआ? 2 - 1/2 कितना होगा? 3/2। 3/2। अब देखो, अब अगर आपको 1 से 2 गए तो उस केस में एरिया निकाल दो, 3/2 आ जाना चाहिए। और देखिए कैसे आ रहा है 3/2, हम इसका एरिया की बात कर रहे हैं। और ये कौन सी चीज है आप बताओ? कौन सी ज्योमेट्री है ये? ट्रेपेजियम।
ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, मैं इस एरिया की बात कर लूं। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ 1/2 पैरेलल साइड 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू वर्टिकल हाइट। तो Yes. सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स, आप बताओ ये लेंथ कितनी होगी 2 2 और ये लेंथ कितनी है 1, तो ये 1 + 2 कितना हो गया 3 3, ये हो गया इंटू वर्टिकल हाइट, ये कितना है 2 से 1 के बीच की ये हाइट कितनी है 1 ही तो है, तो कितना आ गया 3/2 3/2 मीटर। ये कितना था 1/2 मीटर। तो यहां से एरिया हम लोगों ने ऐसे बता दिया, एरिया का चेंज, हमें जो एरिया मिलेगा वो चेंज इन पोजीशन दे रहा है, वो आपको समझ में ही आ रहा है बात। ये अगर 2 से और 3 के बीच में देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप बताओ इसके बीच में 2.5, ठीक है। तो आप बता दो 3 पर आप देखोगे तो 3 पर उस केस में क्या आएगा, ये 3 है और 3 पर वेलोसिटी कितनी होगी 3। तो बेटा अगर वो एरिया निकाल दिया जाए तो आप बताओ ये वाला एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया सेम वही ट्रेपेजियम फिर से मिला हमें, और इस एरिया को अगर देखा जाएगा तो क्या मिलेगा 1/2 इंटू, देखो ये 3 और 2 5 इंटू 1, तो 5/2, और 5/2 का मतलब 2.5 मीटर ही तो है। ये समझ में आ गई बात बेटा, ये ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक। अब अगर हम बात कर लें तीसरा ग्राफ जो आपका है, अब वो तीसरा ग्राफ है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो आप बताओ एक्सीलरेशन इसका ए क्या है, कांस्टेंट है ना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये ए और टी अगर ले लिया जाए तो उस केस में इसका ग्राफ क्या बनेगा, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। टी एक्सिस टाइम एक्सिस के पैरेलल और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा यहां पर ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, और ऐसे आप आगे बढ़ाते जाओगे तो मिलता जाएगा। अगर आपसे बोला जा रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी बताइए, तो चेंज इन वेलोसिटी आपकी क्या है, ये देखो चेंज इन वेलोसिटी, एरिया इसका चेंज इन वेलोसिटी देगा, यस सर। और ये कितना आ जाएगा, ये 1, ये भी 1, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड होगा। ये कितना होगा, ये भी आपको दिख रहा होगा, ये एरिया, ये एरिया, ये वाला एरिया, मैं यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा हूं, ये क्या होगा 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हर 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कितना है, हम लोगों ने ए कितना मान के चले थे 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुई बात बेटा ये, यस। ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ आपको समझ में आया। पहले वाले ग्राफ से आपने क्या सीखा, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ एक एम स्लोप की स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ 0 हो जाएगा, 0 टाइम एक्सिस को टच करते हुए जाएगा, ठीक है। और ये जो मोशन है आपका केस 1, ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। ये किसका एग्जांपल है, ये यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, v आपका क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल। हाँ v कांस्टेंट होगा और a क्या होगा 0। यूनिफॉर्म मोशन का क्या होगा, v कांस्टेंट एंड a 0। और ये आपका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। और यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन में a आपका क्या होता है, कांस्टेंट। तो जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उस केस में आप देखो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा हो रहा है, पैराबोलिक। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक एम स्लोप की स्ट्रेट लाइन
और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ एक टाइम एक्सिस के पैरेलल बन रहा है ये, ठीक है। यस सर। इसमें कोई दिक्कत? नो। ठीक, चलो अब हम लोग केस नंबर 3 की बात कर रहे हैं। केस नंबर 3 केस नंबर 2 से ही लिया गया है। केस नंबर 3 आपका क्या है, और केस नंबर 2 में लिखा पार्टिकल मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट। मैं यहां पर बोल रहा हूं अ पार्टिकल मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन starting from initial velocity u। एक पार्टिकल अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है और स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u है। क्लियर हुई बात बेटा ये? ठीक, अब देखो कांस्टेंट वेलोसिटी u से अगर जा रहा है तो उस केस में अगर हम इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हमारा ऐसा होगा, ये वेलोसिटी ये टाइम, ऐसा ग्राफ होगा क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होगा क्या? अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। तो ऐसा एक ग्राफ बनाओ जिसका स्लोप कांस्टेंट हो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही तो बनेगा जिसका स्लोप आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। प्लस माइनस वही y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी वाले टाइप की तो इक्वेशन बनेगी, ग्राफ ऐसा ही तो बनेगा। अब अगर मान लो कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इसको हमने क्या बोला है यहाँ पे u, और t इक्वल टू t टाइम पर मतलब यहां से लेके यहां तक का टाइम अगर t है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, ठीक। अब इसमें हम लोग अपना काम कर लें थोड़ा। अब देखो यहां पर क्या चीज हो रहा है। इसमें जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका स्लोप अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो आप बता देना कि आपको क्या मिलेगा। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, बोलो बेटा। ये पोजीशन पूरी v की है और ये u की है, तो ये क्या होगा v माइनस u, और ये लेंथ कितनी है t की, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा v माइनस यू बाई टी, और यही किसके बराबर है? a के बराबर है। यही किसके बराबर होगा, बोलिए बेटा? v माइनस यू बाई टी ये a के बराबर होगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? एक्सीलरेशन, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें एक्सीलरेशन देगा। तो बेटा यहां से हम क्या एक काम ये बोल सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और u को उधर शिफ्ट कर दिया, तो हमारी पहली इक्वेशन जो मोशन की थी वो ग्राफिकली देखो मिल गई। बाय यूजिंग ग्राफ हम तीनों इक्वेशन अभी प्रूव करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों की? नो सर। ठीक,
चलो, तो अब हम लोग इसके बाद आप बताओ, अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ले लेते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है, तो हमें पहली इक्वेशन तो ऐसे डिराइव हो गई। दूसरा हमारा काम है कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया ले लेते तो चेंज इन पोजीशन मिल जाता है हमें, तो इसके अंदर का एरिया हम ले रहे हैं। अब हम अगर हम एरिया ये वाला निकालने की बात की जाए तो आप बताओ, ये वाला पूरा इसके अंदर का एरिया निकालने के लिए या तो इस ग्राफ को दो पार्ट में ब्रेक करो, एक मान लो आपका ये एक क्या है, ट्रेपेजियम बन रहा है, या तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एडिशन हो रहा है, ये आपका एक रेक्टेंगल और ये आपका मिला के एक क्या हो गया, ट्रायंगल। तो अगर हम इसका एरिया देखते हैं तो एरिया ही चेंज इन पोजीशन होता है, तो एरिया आपको क्या मिलता है, चेंज इन पोजीशन x-0। और ये क्या हो जाएगा, एरिया। पहले हमें रेक्टेंगल का एरिया ये निकाल दें, तो बेटा यहां पर इसकी लेंथ किसके बराबर है, u के बराबर, और इसका ये वाला हाइट कितना है, t। तो क्या हो जाएगा, ut। ठीक है। अब प्लस, अब देखो इस ट्रायंगल की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस t, और हाइट क्या होगा, v-u, यही तो होगा। ये वाली लेंथ आपकी कितनी है, v-u, और ये 1/2 इंटू t इंटू v-u। अब आप बताओ, ये ut प्लस 1/2 और v-u इंटू t। भाई अगर हम यहां से देखें तो t इक्वल टू क्या होगा, v-u बाई a, ऐसा होगा क्या। यस सर। या अगर आप बात करो v-u, t इक्वल टू ना निकालो, आप देखो अगर यहीं से फिर और देखो, अगर यहां पे देखो v-u इक्वल टू at ही तो है, v-u इक्वल टू क्या है, वो at ही तो है ये। तो v-u की जगह at और पहले से t है, तो हाफ at स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए। यस। तो x इक्वल टू क्या हो गया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमारी ये जो सेकेंड इक्वेशन थी वो मिल गई, ठीक। बोलो, इसमें कोई दिक्कत, नो सर। वो ठीक है। हाफ एक्स लिखे हैं कि हाफ इंटू टी लिखे हैं? कौन सा, ऊपर वाला। ये इनटू है, वो हाफ इंटू टी इंटू दिस, ये एक्स नहीं है, वो इनटू है वो। क्लियर हुई बात बेटा। ये 1/2 इंटू बेस, बेस हमारा क्या है t, और हाइट क्या है v-u, तो 1/2 इंटू टी इंटू v-u, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, नो सर। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम यहां पर एक काम और कर दें, वो ट्रेपेजियम से वो थर्ड वाला इक्वेशन बोलते हैं। थर्ड वाली इक्वेशन से अगर हम बात करें x इक्वल टू, तो आप बताओ क्या आ जाएगा, ट्रेपेजियम के लिए 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स v प्लस u इंटू t, यस। ठीक है। और t इक्वल टू ये x इक्वल टू 1/2 और v प्लस u तो हो गया, और t इक्वल टू v-u बाई क्या कर दें a, तो यहां से हमें क्या मिल गया, 2ax इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और यहां से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। तो अगर हमारे पास क्या है भाई, देखो
हमको इक्वेशन किसमें चाहिए थी, तीसरी इक्वेशन हमें किसमें चाहिए थी बेटा, थर्ड इक्वेशन किसमें होती है, वेलोसिटी में और पोजीशन में होती है। यस ठीक है, इसका मतलब टाइम को एलिमिनेट करना है, तो हमने टाइम को वेलोसिटी के फॉर्म में लिखा और उठा के यहां पर इसमें हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया पोजीशन, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, ये आ गया। क्लियर? तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, और इस तरीके से हम लोग अपने ग्राफिकल एनालिसिस से जैसे चाहें वैसे जो कुछ भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम कर पाएंगे। ठीक है? यस। ठीक, अब आप क्वेश्चन लिखिए। आगे बढ़े बेटा हम। यस क्वेश्चन लिखो। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग a particle starts moving under constant acceleration. A particle starts moving under constant acceleration a1, ऐसे इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना, a1 फुल स्टॉप। आफ्टर सम टाइम it starts moving under constant retardation a2, a particle starts moving under constant acceleration a1, and after some time it starts moving under constant retardation a2, and finally it comes to rest, क्लियर हुई बात बेटा? ये find out the total distance traveled by the particle. बहुत ही रियल लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जांपल है बेटा ये। फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, फुल स्टॉप। assume the total time of motion is capital T seconds। मतलब आपको अपना आंसर A1, A2 और T के फॉर्म में देना है। क्लियर हुई बात बेटा? ये आपको अपना आंसर A1, A2 और T के फॉर्म में देना है। अब पार्टिकल अपने मोशन को स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, 0 होगी, और बढ़ते बढ़ते इसकी वेलोसिटी A1 एक्सेलरेशन के रेस्पेक्ट में बढ़ते बढ़ते उसकी वेलोसिटी कुछ मैक्सिमम होगी, और जैसे ही मैक्सिमम में तुरंत रिटार्डेशन स्टार्ट हो गया, मतलब वेलोसिटी फिर घटना शुरू होगी, घट के फिर 0 हो जाएगी। और ये 0 से लेके एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ना, बढ़ के फिर 0 होना, उतने में पूरा टाइम कितना लगा, कैपिटल T सेकेंड्स। इसमें S1 + S2 कर देंगे, सेकंड इक्वेशन लगाते हैं। हाँ, तो उसको देखना, अब इसको काम करना है आपको। और बेटा ये क्वेश्चन भले ही आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, मतलब आप घर से निकले 0 स्पीड से, अपने स्कूटी का एक्सीलरेटर बढ़ाया और उसको वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ाते गए, आपने 60-70 की स्पीड तक पहुंचे, और इसके बाद जैसे ही आपको लगा कि भाई मैं मार्केट आ गई, तो आपने एक्सीलरेटर डाउन कर दिया और ब्रेक लगा दिया और ब्रेक लगा के रोक दिया। ठीक है, समझ में आई बात? ये रियल लाइफ में ये इवेंट बार बार आदमी करता है, घर से निकलता है, स्कूटी का एक्सीलरेटर बढ़ाता है और उसके बाद
क्या करता है, जहां पे जाना होता है वो दुकान आने के कुछ देर पहले ही ब्रेक लगा के वहां तक रोक देता है, गाड़ी बाकी रेस्ट में आ जाती है, रेस्ट से चले रेस्ट में पहुंच गए। बस ध्यान रखना है कि आपको अपने आंसर में A1 A2 और कैपिटल T का इस्तेमाल करना है और कोई भी चीज नहीं दी गई है। आप अगर बीच में जो कुछ भी मान रहे हो तो उसे हटाना भी पड़ेगा। और ये सवाल बेटा नीट लेवल का नहीं, पहली चीज, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर करोगे तो आपको मतलब थोड़ी सी मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस हो जाएगी और नीट लेवल का इस सवाल को बनाया जा सकता है। अगर आप मैथमेटिक्स से काम करोगे तो हो सकता है कि नीट लेवल की बात ना हो, लेकिन अगर इसका ग्राफ बना के काम करोगे ना तो वो 4 लाइन के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो पहले आपको इसको दोनों तरीके से करना होगा, मैथमेटिकल व्यू भी इसका देखना है, मतलब इक्वेशंस के फॉर्म में काम करना है, और प्लस हमें इसका ग्राफिकल व्यू भी देखना है, दोनों काम करना है। क्लियर हुई बात बेटा ये? और मैं इसका आंसर आपको लिख दे रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा। टोटल जो डिस्टेंस चली जाएगी इसके द्वारा, और वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का जो x होगा वो होगा 1/2 A1 A2 T स्क्वायर अपॉन A1 प्लस A2, ये इसका आंसर होगा 1/2 A1 A2 T स्क्वायर अपॉन A1 प्लस A2। आप ये देखिएगा कि ये आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। दूसरा सवाल, ये दोनों के दोनों सवाल यूरोडो के बुक के हैं, और यूरोडो के सवाल मतलब जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा सवाल लिखो, अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट, a particle starts moving from state of rest, from state of rest under constant acceleration of 5 meter per second square. A particle starts moving from state of rest under constant acceleration of 5 meter per second square. After some time, the particle moves with constant velocity. After some time, the particle moves with constant velocity. The particle moves with constant velocity. After some time, the particle moves with constant velocity. After some time, the particle moves with constant velocity. Yes, sir, हो गया. ठीक है. Finally, the particle has constant retardation. Finally, the particle has constant retardation of 5 meter per second square and comes in rest और पार्टिकल रेस्ट में आ जा रहा है। मतलब यही वाली प्रॉब्लम, आप घर से निकले, अपने आप को एक्सेलरेट किया और उसके बाद तो फिर एक्सेलरेट करने के बाद कुछ दूर तक कांस्टेंट स्पीड से चले, फिर इसके बाद आपने क्या किया, अपने आप को डिसेलरेट किया और एक्सेलरेशन का रेट और रिटार्डेशन का रेट बराबर है, मतलब स्पीड को बढ़ाने का रेट और स्पीड को घटाने का रेट दोनों बराबर है, और फाइनली पार्टिकल रेस्ट में आ गया। टोटल टाइम इज 25 सेकेंड, मतलब ये पूरा काम करने का समय कितना है, 25 सेकेंड। टोटल टाइम इज 25 सेकेंड। टोटल टाइम इज 25 सेकेंड। The average velocity is 72 kilometer per hour. The average velocity is 72 kilometer per hour. Full stop. Find out the time for which velocity is
कांस्टेंट, फाइंड आउट द टाइम फॉर विच वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मतलब ये 25 सेकंड में आप बताओ कितने समय तक पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रही। आपको इनिशियल में एक्सेलरेशन दिया है, कुछ समय तक एक्सेलरेट होगा, उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, इसके बाद फिर डिसेलरेट होगा। तो आपको ये एक्सेलरेशन, ये डिसेलरेशन और कांस्टेंट स्पीड से तीनों के चलने का समय टोटल दिया है 25 सेकंड। और पूरे जर्नी का टोटल एवरेज वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने समय तक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहा। ये भी काम आपको करना है। ये सवाल भी रोडो का है, लेकिन जेई मेंस या फिर नीट के जो सेक्शन 2 टाइप के सवाल होते हैं ना, जो सेक्शन बी, जिसमें आपके 3 से 4, 5 लाइन, 6 लाइन तक का कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है, ये क्वेश्चन वहां पर पूछा जा सकता है। ठीक है। और इसका जो आंसर है ये भी मैं बता दे रहा हूं आपको, ये है 15 सेकेंड। ठीक, तो आपको इन दोनों सवालों को करना है और करके आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, भेजेंगे, उसी ग्रुप पर भेजेंगे, व्हाट्सएप करेंगे आप। तो हम उन दोनों आपका इसका आंसर चेक करेंगे और दोनों लोग, अब तीनों लोग अपना काम ही करके भेजिएगा। ठीक है। इसमें ऊपर वाले फॉर्मूला का भी यूज होगा क्या? हाँ, सब कुछ यूज होगा उसमें, फॉर्मूला और जो भी यूज होना हो आप देखिएगा कि कौन कौन सी चीजें यूज हो रही हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट, उसके बाद एक्सेलरेट हुआ, फिर तुरंत डिसेलरेट होने लगा। सर जैसे उसमें जो A1 एक्सेलरेशन दिया है, हाँ तो जैसे अब वो जब दूसरा जो केस हम बनाएंगे S इज इक्वल टू, तो उसमें A1 वो वेलोसिटी हो जाएगा ना उसका, उतनी जैसे जितना वो इंक्रीज किया रहेगा तो। हाँ, A1 T1, अगर T1 टाइम आपने माना उसको तो वेलोसिटी आ जाएगी तब वो। ठीक है, करना, उसको करके भेजना, देखते हैं। और एक एक चीज थोड़ा कायदे से लिख के, क्योंकि ये मान के चलो कि ये जेईई एडवांस लेवल का सवाल है, इसको अब वो मान के सर चलो। स्टार्ट कर रहा है तो वो तो जीरो हो जाएगी इनिशियल हाँ, वेलोसिटी। जीरो 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 जीरो, और एंड भी हो रहा हो तो जीरो होगा वो। मतलब टी टाइम का स्टार्टिंग जब हुआ तो जीरो से शुरू किया, और टी टाइम जब एंड हुआ तब भी जीरो पे ही है। जीरो शुरू हुआ, जीरो पे खत्म वेलोसिटी इसकी। ठीक है। और यहां पर भी वही चीज है, 25 सेकंड, 0 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी जीरो थी, और 25 सेकंड के अंत में इसकी वेलोसिटी फिर जीरो हो गई। लेकिन 25 सेकंड में इसने बीच में एक बार कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चला, जबकि इसमें क्या है, एक्सेलरेट हुआ, डिसेलरेट हुआ। यहां पे क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ, कांस्टेंट चला, डिसेलरेट हुआ। मैंने ग्राफ भी आपको बना ही दिया झटके में ऐसे ही, ये वेलोसिटी और ये टाइम, ये वेलोसिटी और ये टाइम, इन दोनों चीजों पर आप काम करिएगा और देखिएगा कि आंसर आपका ये आ रहा है कि नहीं। पहला ये, दूसरा आपका ये। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो अगली क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट पर, और इस पर डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे आपको बनाए जाते हैं, डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। ठीक, तो अगली क्लास जब होगी तो उसमें हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट केसेस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। 4-5 केस इसमें भी करेंगे, इसके बाद तो फिर एक लेक्चर में ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद तो फिर हम लोग nth 1 सेकेंड और pth 1 सेकेंड का कंसेप्ट बात करेंगे, फिर nth 1 मीटर के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग आ जाएंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में। ठीक है, तो इसके बाद फिर आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, क्लास हम ऑफ कर रहे हैं बेटा ना। यस। इसमें आपको वाला केस नहीं कराया जो वेलोसिटी वाला है, कौन सा? जैसे इतने टाइम पीरियड में इतना चला। तो वो वाला एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट में आएगा ना वो तो। अच्छा, कल हाँ, कल या वो परसों? अगले, हाँ, जो परसों क्लास होगी उसमें आएगा ये एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट है वो। ठीक है, वो पूरा हम उसमें कई केस कराएंगे उसमें, आप देखना उसमें। और उसमें पेपर देने गया था ना तो वाला क्वेश्चन आया था। हाँ, वो पेपर में आपके नीट में आया था सवाल वो। हाँ, ठीक, वो वाला हम कल करेंगे, उसको अगली क्लास परसों जो होगी उसमें करेंगे। ठीक है। यस।